में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर। मैं आपको हिंदी के पूरे 100 नंबर के पेपर को तो बताऊंगा ही, साथ में मैं इस पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो अगर आप भी 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ऐसे ही हिंदी का पेपर इस बार आने वाला है। आप लोग पेपर कोड यहां पे ध्यान में रखना भैया, 302 BM, और इस पेपर को फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको देखना है। तो देखो स्टूडेंट, ये पूरे 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, आप सभी को पता है, ठीक है। कुछ नोट आपको दिए जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ये तो आपको पता ही है कि हिंदी का पेपर जो होता है 2 खंडों में होता है, एक खंड का और दूसरा खंड खा। खंड का आपका 50 नंबर का रहेगा, खंड खा भी 50 नंबर का रहेगा, दोनों को ऐड करो 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना क्योंकि ये पेपर बार बार आपको नहीं मिलेगा। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न यहां पर रहेंगे। जैसे हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी गद्य साहित्य के और 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी पद्य साहित्य के। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट का ये हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखो, गेहूं और गुलाब के लेखक है। देखो, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, सामने दिया गया है, नंबरिंग दी जाएगी, ठीक है। तो गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो भैया, गेहूं और गुलाब के जो लेखक हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ठीक है। खा देखो, हरिशंकर परसाई की रचना है। इसमें से कौन सी रचना है जो हरिशंकर परसाई जी की है? अब देखो, हरिशंकर परसाई जी का चैप्टर आपके 12th में है कि नहीं है? हरिशंकर प्रसाद जी का चैप्टर आपके 12th में दिया गया है, निंदा रस। तो इनका आप लोग जीवन परिचय पढ़ लीजिए, इनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए। जो भी क्वेश्चन आएगा इनकी रचनाओं से रिलेटेड, आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो कल्प वृक्ष, धरती के फूल, सदाचार का ताबीज या फिर मेरे विचार। तो सदाचार का ताबीज जो रचना है ये हरिशंकर प्रसाद जी की है। आप जीवन परिचय पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। गा वाला देखो, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। ध्रुव स्वामिनी मतलब किस विधा की रचना है? आप लोग बताइए किस विधा की है? एकांकी, नाटक, कहानी, उपन्यास। भैया, ध्रुव स्वामिनी जो है ये नाटक है। किसका नाटक है ये? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। देखो, पेपर में आपको पूरा समझाऊंगा, बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको रेगुलर मिलते रहे, ठीक है। घा देखो, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी किसको कहा जाता है? सबको पता है, पूस की रात, आत्माराम, इंदुमती, कलाकार का दंड। भैया, इंदुमती जो है ये हिंदी की प्रथम कहानी है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अंगा नंबर क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन होगा हिंदी गद्य साहित्य का लास्ट क्वेश्चन। देखो, ओल्गा से गंगा के लेखक कौन है? ओल्गा से गंगा, इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ज्ञानेंद्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। भैया, इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी। ओल्गा से गंगा जो रचना है इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके थे हिंदी गद्य साहित्य के, 5 नंबर आपको मिला। इसके लिए मिलेगा, जरूर मिलेगा अगर आप सही आंसर देंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे का जो है ना, ये हिंदी पद्य साहित्य का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। 5 क्वेश्चन यहां पर भी रहेंगे, दोनों मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। देखो, दूसरे का जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी जी का पद्मावत जो है किस लैंग्वेज में लिखा गया है? देखो, ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर फारसी। तो भैया, अवधी भाषा में लिखा गया है जायसी का पद्मावत। तो दूसरे का सेकंड ऑप्शन सही होगा। खा देखो, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसमें से कौन से कवि हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? कबीरदास, सूरदास, रैदास या नाभादास। तो भैया, सूरदास जी जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गा वाला देखो, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? मतलब रीतिकाल को और किस नाम से हम जानते हैं? स्वर्ण काल, उद्धव काल, श्रृंगार काल या संक्रांति काल। तो भैया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रृंगार काल। रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो श्रृंगार काल है। घा देखो, साकेत के कवि हैं। साकेत के कवि कौन है? मतलब साकेत किसकी रचना है? सबको पता है क्योंकि साकेत बहुत ही ज्यादा फेमस रचना है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, गे, धर्मवीर भारती, प्रयाग नारायण त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त। अब इसको नहीं जानते तो आप क्या जानते हो? बहुत सिंपल सी रचना है, आपके 12th में इनका चैप्टर भी है हिंदी पद्य में। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत, और आपके 12th में कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर है वो इन्होंने ही लिखा है। अंगा नंबर होगा बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन। द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है, मतलब द्विवेदी युग की कविता को हम किस नाम से जानते हैं? इसको किसी नाम से जानते हैं, वही आपको यहां पे बताना है। तो देखो, इत वृत्तात्मक, स्वच्छंदवादी, छायावादी या कवि वृत्तात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा इत वृत्तात्मक। देखो, द्विवेदी युग की कविता को हम इत वृत्तात्मक कविता कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो 5 नंबर ये भी हो गया बहुविकल्पीय का। दोनों अगर आप लोग ऐड करोगे तो 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अब चलते हैं भैया गद्यांश पे। मेरे हिसाब से सबसे इजी जो होता है ना, गद्यांश होता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता कुछ नहीं है। देखो, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 नंबर पूरे मिलेंगे। यहां से यहां तक आपको गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे इसी गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। अब ये तो इजी है ही, साथ में अगर आपको ये नहीं पता तो अथवा लगा है, आपको वो वाला नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक आपको पढ़ना है, फिर 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई एक आप लोग कीजिए, नंबर आपको पूरा मिलेगा। अब देखो, ये गद्यांश हो सकता है थोड़ा बड़ा भी दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो इसमें दिया गया उसको मैं बताता हूं। देखो, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वो याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब देखो, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 5 का मैं आंसर दूंगा।
अब आप कहेंगे सर जी लिखकर बताओ, तो देखो गद्यांश का मैं एक पार्टिकुलर क्लास आपको दे चुका हूं। 5 सबसे इंपॉर्टेंट जो गद्यांश है वो मैंने बताया, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लेना, काम हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। 2 नंबर आपको मिलेगा, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। अब ये किस पाठ का है, इसको कैसे पहचानोगे? देखो इसमें अशोक आया है ना, ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है और इसके कवि है लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब आपको चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप गद्यांश के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। मैंने गद्यांश वाली क्लास में आपको डीपली इसको समझाया है, तो आप लोग जाकर देख लेना। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे आपको लाइनिंग दिख रही है ना, रेखाएं दिख रही है, उतने का आपको व्याख्या करनी है। अब आप कहेंगे सर जी ऑलरेडी हिंदी में है, इसकी कैसी व्याख्या? तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आपको अपनी तरफ से लिख देना, थोड़ा अच्छे से। वैसे मैंने व्याख्या भी बताया है गद्यांश वाली क्लास में, तो जाकर देखना। थर्ड देखो, 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो भैया सिंपल सा है, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया, क्योंकि कहा गया है कि ये दुनिया उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। तो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है, ठीक है, ये लिख देना। चौथा, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो लेखक ने दुनिया का इस तरह का व्यवहार बताया है कि ये केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। तो आपको ऐसे ही लिख देना है कि लेखक ने दुनिया का व्यवहार को इस तरह बताया है कि ये केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के ये आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथा वाला क्वेश्चन, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। पांचवा, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो देखो लिखा है सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, तो आपको लिख देना है कि सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है, कैसे लिखोगे कॉपी में ये मैंने आपको अलग से क्लास में बता रखा है, तो आप लोग जाकर देख लेना। तो ये हमारा हो गया भैया 10 नंबर कंप्लीट। नहीं पता तो आप इसको कीजिए, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, इसको पढ़िए, इसको कीजिए। देखो एक मैंने आपको बता दिया, एक आपको खुद से करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद इसको सॉल्व करो। पाठ का नाम मैं बता देता हूं, ये किस पाठ से है। तो देखो निंदा वर्ड आ गया है, तो ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक कौन होंगे? हरिशंकर परसाई जी हैं, ठीक है। बस ऐसे आप लोग इतना याद रखना, बाकी इसको आप ढूंढ ढूंढ के आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। अब गद्यांश हमारा हो गया, चलते हैं अपने पद्यांश की ओर। देखो ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा पद्यांश रहेगा। गद्यांश की तरह ये भी होता है मेरे भाई, 10 नंबर का ये भी रहेगा, बस इसमें होगा क्या, जो गद्यांश दिया जाता था यहाँ पे पद्यांश रहेगा और इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन सेम उसी तरह रहेंगे। देखो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है और ये किस चैप्टर का है, पढ़ते हैं थोड़ा सा फिर हम समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये किस चैप्टर का है, थोड़ा सा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार वो धन्य एक लाल की माई। अब ये हमारे कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है, क्योंकि कैकेयी जी पश्चाताप कर रही हैं, जो उन्होंने श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था, उसके लिए वो आज पश्चाताप कर रही हैं, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो कहा क्या जा रहा है, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, मतलब कैकेयी जी कहती हैं, मतलब राम जी बैठे हैं, पूरी सभा बैठी है उनके सामने, कहती हैं कि निज जन्म जन्म मतलब जन्म जन्मांतर में सुनते रहे जीव आत्मा ये मेरा, मतलब कई पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा ये सुनने के लिए विवश होगी, यही सुनती रहेगी। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार लानत है, धिक्कार है उसे उस पर जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया, कि धिक्कार है ऐसी रानी पर जिसको महास्वार्थ ने घेरा, और ऐसी रानी पर जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया, उसको धिक्कार है। मतलब कई जो स्वयं पश्चाताप करती हुई कहती है। फिर वो कहती है 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। फिर जो सभा बैठी होती है ना, वो श्री राम जी और जो सभा बैठी है वो कहती है 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, मतलब 100 बार धन्य है वो एक लाल, एक पुत्र, लाल का मतलब पुत्र की माई माता, कि उस पुत्र की माता तो 100 बार धन्य है, जिस जननी ने है जना भरत सभाई, जिस जननी ने, जिस माता ने है जना मतलब जन्म दिया है भरत सभाई, भरत से भाई को, मतलब उस माता को तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, ऐसी सभा और श्री राम जी कहते हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, मतलब पागल होकर, थोड़ी सी उतावली होकर प्रभु जी के, श्री राम जी के साथ पूरी सभा जो वहां पे बैठी होती है ना, वो चिल्लाई 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, कि वो एक लाल की माई 100 बार धन्य है, ठीक है। देखो आप सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप लोग लिख दीजिए शीर्षक का नाम क्या है, शीर्षक का नाम है कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर पद्यांश वाला क्लास, तो वो भी मैंने आपको दे चुका हूं मैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लेना, उसमें पद्यांश को सॉल्व करना भी मैंने सिखाया है। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। देखो ये गद्यांश नहीं है कि थोड़ा बहुत चेंज करके आप लिख दोगे, बस जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, इसको अपने अकॉर्डिंग आप लोग व्याख्या करोगे, मतलब लिख देना। कई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर में मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए, ठीक है। बस ऐसे लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो वही तो कहती हैं, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं
लिखना आप लोग। या कैकेयी जी जो है, जो वहां पे कैकेयी हैं, ठीक है, वो स्वयं धिक्कारती हुई क्या कहती हैं, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेरकर ऐसा अनुचित कर्म कराया। ठीक है, मतलब स्वयं को वो धिक्कारती हुई कहती है, जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा धिक्कार उसे था, महास्वार्थ ने घेरा। चौथा देखो, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं, मतलब कैकेयी जी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, देखो 100 बार धन्य वो एक लाल की माई जिस जननी ने है जरा भरत भाई। मतलब कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो माते, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, यही वो कहती है। ठीक है, पांचवा देखो, ये भी 2 नंबर कंप्लीट। पांचवा देखो, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी, तो वो भी मैंने बताया, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। वही चीज बताया जो ये देखो 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। तो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर दोगे भैया, आपको नंबर मिल जाएगा। एक चीज और, इसमें भी भैया अथवा लगा रहेगा, मान लो आपको वो नहीं पता है तो दूसरा ऑप्शन है, देखो, कौन तुम संतृप्त जलनिध तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये किस पाठ का है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको खुद से करना। वैसे ये किस पाठ का है, ये श्रद्धा मनु चैप्टर का है, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, ये भी पद्यांश, दोनों में से आपको करना तो एक ही है। चलो अब हम चलते हैं अपने जीवन परिचय पर, साहित्यिक परिचय जिसको बोलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। 5 नंबर। 3 लेखक हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तीनों में से कोई एक आपको लिखना है, किसी एक का जीवन परिचय लिखना, आपको नंबर मिल जाएगा। जीवन परिचय का क्लास मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, बस आपको सर्च करना है क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। सारे के सारे जीवन परिचय साहित्यिक परिचय एक ही क्लास में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऐसे जैसे लेखक का आता है वैसे कवि कभी आता है। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। 5 नंबर। जैसे महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर। तीनों में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को लिखना है। ठीक है, तीनों में से किसी एक का, तो जिसका आप चाहे लिख सकते हैं, ये भी मैंने पहले ही बता रखा है। ये फिक्स होता है, जीवन परिचय वाला फिक्स होता है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ये देखो भैया कहानी, ये 5 नंबर आपकी कहानी बना के रहेगी क्योंकि ये फिक्स होता है नंबर। देखो, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, मतलब आप पंचलाइट या बहादुर कहानी किसी एक का उद्देश्य लिख दो। नहीं पता दोनों तो अथवा लगाए मेरे भाई। ध्रुव यात्रा अथवा लाटी कहानी का सारांश लिखो, तो आप ध्रुव यात्रा या लाटी कहानी का किसी एक का सारांश लिख सकते हो। अब ये इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। देखो, चाहे आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखो, चाहे बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखो, दोनों नहीं पता तो आप ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिख दो। ये भी नहीं पता तो लाटी कहानी का सारांश लिख दो। मतलब 4 क्वेश्चन दिया गया है, करना एक ही है, तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये कहानी फिक्स होती है 100%। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा 3 कहानी को पढ़ लोगे, 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट। चलो, खंड काव्य पे हम लोग आ चुके हैं। ये देखो 7 नंबर, खंड का ये लास्ट टॉपिक होगा। देखो, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। जैसे देखो, यहाँ पे आपके राष्ट्रपिता और राष्ट्रनायक गांधी मुक्त यज्ञ के मुख्य पुरोधा हैं। इस उक्त के आधार पर गांधी जी के चरित्र पर प्रकाश डालिए। देखो, इसमें एक मुक्त यज्ञ हो गया, रश्मि रथी हो गया, त्यागपति हो गया, आलोक वृत्त हो गया, सत्य की जीत हो गया। 5-6 है ना, का खा, यहाँ पे खा रहना चाहिए। ठीक है, ये का हो गया आपका, ये खा, हाँ, का खा गा घा अंगा, मतलब 5 टाइप के रहेंगे। अब इसमें होता क्या है, जैसे ये जिला वाइज होता है, आप यूपी के किस जिले से हैं, कुछ जिलों में त्यागपति होगा, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, सत्य की जीत, ऐसे ऐसे जिला वाइज इसको डिवाइड किया गया है। तो आप किस जिले से हैं, आप में कौन सा खंड काव्य, आप लोग कमेंट करके बताना। वैसे मैं इसको भी बताने वाला नहीं हूँ। एक और है यहाँ पे श्रवण कुमार है, 6 रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसमें से किसी एक का आपको करना है, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेरे भाई, ये हो गया है खंड काव्य। अब देखो, खंड खा हमारा आता है, इसी के नीचे दे दिया गया है खंड खा। देखो, खंड का आपका कंप्लीट हो, वैसे गैपिंग रहेगा, आप लोग समझिए इसको। ये खंड खा यहां से अब स्टार्ट होगा। खंड का की अगर बात करें तो देखो, 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न, 10 नंबर के गद्यांश, 10 नंबर के पद्यांश, 10 नंबर के जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल मिलाओ तो 50 नंबर का पूरा पेपर हो गया खंड का। ठीक है, अब खंड खा पे हम लोग चलेंगे। खंड खा में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी संस्कृत का गद्यांश रहेगा। जैसे हिंदी संस्कृत के गद्यांश देखो, खंड खा में हिंदी संस्कृत, हिंदी व्याकरण, ये सब रहते हैं, आपको बताइए। खंड का में आपका बहुविकल्पी प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य था। तो देखो, इसको समझो। दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर का पूरे रहेगा। देखो, 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, दोनों आपके सामने है। एक का देखो, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेश बद्धा नियत लक्ष्यांत कदापि भ्रंस्यन्ति, ये किस पाठ का गद्यांश है। देखो, ये महामना मालविया चैप्टर का गद्यांश है। तो आपको संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। नहीं करना आता तो भी टेंशन मत लेना, बस YouTube पे जाना और सर्च करना क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर। हिंदी संस्कृत के जो सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है ना, वो मैं आपको बता चुका हूं, तो जाकर देख लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करना भी मैंने बताया। नहीं पता तो अथवा लगा। ये दूसरा देखो, आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांत नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम ग्रहतवंता, ये हमारे पंचशील सिद्धांत चैप्टर का गद्यांश है। तो दोनों में से आपको एक ही करना है, जो आप जानते हो
बिना किसी बिना हिचकिच के आपको करना है, बहुत ही इजी होता है। दो में से एक करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। बस इसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद कर देना। कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैंने बताया था, जातक कथा, पंचशील सिद्धांता, महामना मालविया, संस्कृत भाषा या महत्व। अब चलते हैं संस्कृत का पद्यांश आ गया, श्लोक जिसको बोलते हैं। जैसे गद्यांश है तो पद्यांश भी रहेगा। देखो दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। 7 नंबर जैसे देखो, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मश्य च धनुष्य च। ये हमारे किस चैप्टर का है, सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ये पद्यांश है। तो ये आप लोग करिए, आपका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना। जो अथवा लगा है, ना में रोचते भद्रम व उलूकस्य विचेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम वृद्धो भविष्यति। ये हमारे जातक कथा का जो उलूक जातकम है ना, ये उसका पद्यांश है। ये भैया फिक्स होता है 100%। क्यों? क्योंकि सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है ना, उससे पद्यांश आएगा ही आएगा, क्योंकि वही एक चैप्टर है जिसमें पद्यांश है। बाकी जो चैप्टर है ना, उसमें एक एक पद्यांश दिया गया, जैसे जातक कथा में, महामना मालविया में, तो वो आप लोग पढ़ लेना। ये 7 नंबर बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सारे श्लोक आपको पढ़ने, ठीक है। चलो अब हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन पे हम आ चुके हैं। देखो निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर जैसे लोहा लेना। लोहा लेने का मतलब होता है सामना करना, ठीक है। जैसे हमारे जो वीर जवान है वो बॉर्डर पर रहकर आतंकवादियों से लोहा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य प्रयोग बस कर देना, एक ही करना है। मैं चारों बता देता हूं। खा, बोटी बोटी फड़कना, मतलब बहुत ज्यादा नटखट होना। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी बोटी बोटी फड़कती रहती है, मतलब वो बहुत ज्यादा शरारती टाइप के होते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। गा वाला देखो, आसमान से बातें करना। अब आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना, ठीक है। आसमान से बातें करने का मतलब होगा बहुत ज्यादा ऊंचा होना, ठीक है। तो ऐसे आप लिख देना। एक थाली के चट्टे बट्टे, मतलब एक ही स्वभाव के लोग, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक। अब जैसे लोहा लेना जो मैंने आपको बताया था, एक लोहा लेने का आप लिख सकते हैं कि आज के समय में समाज में बढ़ रहे अपराधों से लोहा लेना आसान नहीं है। चलो ये हो गया, एक ही करना, आप लोग कर लेना। देखो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको बोलते हैं आपठित गद्यांश। ये 5 नंबर का टॉपिक है भैया, इसको बिल्कुल मिस हम नहीं कर सकते। देखो ये आपको गद्यांश दिया जाएगा यहां से लेकर यहां तक। इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 5 नंबर दिया जाएगा। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये दूसरा वाला दिया गया, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक मतलब इसका आंसर देना। चलो फर्स्ट वाला बता देता हूं। देखो किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहां के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित तथा गुणवती होती है, वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नति समझ पाता है। इस दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय भारत सब देशों का सिरमौर माना जाता था। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियां विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। जीवन के लिए भी ये तीनों ही महत्वपूर्ण साधन है। ये नारी रूपी देवियों की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। अतः भारतवर्ष में सर्वत्र देवियों का पूजन होता था। मनु ने तो ये यहां तक कह दिया कि जिस घर में नारी को सम्मान नहीं मिलेगा, उसको कभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अब देखो इसका आंसर हम देते हैं। का देखो क्वेश्चन का आंसर इसी में ढूंढना है। जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए, बताइए। जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए, तो यहां से पढ़ो थोड़ा सा, कौन से साधन जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताए गए। देखो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियां विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। जीवन के लिए भी ये तीनों ही महत्वपूर्ण साधन है। मतलब क्या कहा जा रहा है, विद्या, धन और शक्ति जीवन के लिए महत्वपूर्ण साधन बताए गए हैं। बस यही लिख देना, विद्या, धन और शक्ति जीवन के लिए महत्वपूर्ण साधन बताए गए हैं। खा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक निर्धारित कीजिए। मतलब इसका शीर्षक क्या है, तो नारी सशक्तिकरण का महत्व, यही इसका शीर्षक है कि नारी का कितना महत्व है, वही इसका शीर्षक है। भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था, तो देखो लिखा होगा भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान वैदिक युग में था। देखो कहां लिखा है, ये भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। बस हो क्या मेरे भाई, ये आपका 5 नंबर कंप्लीट। ऐसे रहेगा 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, लो भाई 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा, आप इसको कर सकते हैं, इसको खुद से आप लोग करना, कुछ आपके लिए भी छोड़ दिया जाए, सब हम ही बता देंगे तो क्या फायदा है। चलो अब चलते हैं शब्द युग्म पे। 11 का जो है ना, ये शब्द युग्म है। देखो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखो। 1 नंबर जैसे देखो फर्स्ट है अतल अतुल, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर आपको मिलेगा। अतल अतुल, इसका सही अर्थ क्या होगा। अतल जो है इसका अर्थ पहले होगा, अतुल का बाद में, जो पहले उसका पहले, जो बाद में उसका बाद में। तो बिना तल के और विपुल, तल रहित और तौल रहित, गहरा और जिसकी तुलना ना हो सके, अनंत और अद्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो हम थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका सा वाला ऑप्शन सही होगा, गहरा और जिसकी तुलना ना की जा सके। मतलब अतल का मतलब गहरा, अतुल का मतलब जिसकी तुलना ना हो सके, ठीक है। तो जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका बाद में। दूसरा तर्क तक्र, इसका अर्थ क्या होगा, तर्क तक्र। आ है दलील और गवाह, बा है बहस और मट्ठा, सा है वार्ता और झगड़ा, दा है दलील और प्रमाण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, बहस और मट्ठा। देखो तर्क का मतलब बहस, तक्र का मतलब मट्ठा, तो बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं खा वाले पे। इसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वही है अनेकार्थी शब्द। जैसे देखो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 नंबर जैसे विधि, विधि को हम किन नामों से जानते हैं। विधि को भाग्य कहते हैं, विधाता कहते हैं, तरीका कहते हैं, युक्ति कहते हैं, कानून कहते हैं। हाथ, हाथ को हम हस्त कहते हैं, सहयोग कहते हैं। तनया, तनया को हम कहते हैं पुत्री, पिड़वन नाम की लता, ये भी बोल सकते हैं। अब आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर, गा वाले पे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे संयम से और कम खर्च करने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, समष्टा, मितव्ययी या मुमुक्षु। देखो मितव्ययी उसको बोलते हैं, जो संयम से और कम खर्च करे उसको हम लोग मितव्ययी बोलते हैं। सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा उपकार को ना मानने वाला, जो उपकार को ना मानता उसको क्या बोलते हैं, शुचिकर्मा, शाक्त,
आशातीत या कृतज्ञ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला, सॉरी, उपकार को जो मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। इसी में एक और टॉपिक है भैया, वाक्य संशोधन। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर। ये 4 वाक्य हैं, 2 आपको शुद्ध करके लिखना है। देखो, उपरोक्त तथ्य मेरे विचार में ठीक है। तो इसको करना क्या है, आप लोग उपरोक्त की जगह पर बस केवल उपर्युक्त लिख दीजिएगा। उपर्युक्त तथ्य मेरे विचार से ठीक है। खा, हमें क्षमा मांगना चाहिए, नहीं भैया हमें क्षमा मांगनी चाहिए, इसको मांगनी कर देना, बस सही हो जाएगा। गा, ईश्वर के अनेकों नाम है, नहीं बेटा अनेक नाम है, अनेकों नहीं लिखते, अनेक खुद में बहुवचन है। खा, मैं कलम के साथ लिखता हूं, नहीं मैं कलम से लिखता हूं, के साथ को हटाकर से कर देना, बस इतना से करना है, नंबर पूरा मिलेगा। अब 12 का देखते हैं। देखो अब रस छंद अलंकार पे हम आ चुके हैं। देखो हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर। मतलब हास्य रस या करुण रस, दोनों में से किसी एक की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। खा, श्लेष अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, मतलब श्लेष या यमक इनका आपको परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, 2 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। छंद पे आते हैं भैया, ये चौपाई अथवा कुंडलियां छंद का लक्षण उदाहरण से लिखिए, 2 नंबर। ठीक है, मतलब रस छंद अलंकार आपका मिलाकर 6 नंबर का आता है। और रस छंद अलंकार तीनों को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चर, आपको क्लास मिल जाएगा। 15 से 20 मिनट का क्लास अगर देख लोगे ना, आपका नंबर फिक्स रहेगा। 13 नंबर देखिए, पत्र लेखन। लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर का रहेगा। नहीं पता तो अथवा लगा है। अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखे, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। अब निबंध पे चलते हैं भैया, पूरे 9 नंबर का आएगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। जैसे देखो 5 टॉपिक रहेंगे, मेरे आदर्श शिक्षक, हमारा राष्ट्रीय त्योहार, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, सूचना प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। निबंध कैसे लिखते हैं मैंने पहले ही बता रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपोर्टेंट निबंध शुभम लेक्चर, आपको क्लास मिल जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, यहीं पे हमारा क्लास स्टार्ट एंड होगा। 50 नंबर का ये भी हो गया, खंड का और खंड खा मिलाकर दोनों 100 नंबर के आपके पेपर होंगे। तो आप लोग बस करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर होगी, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।